स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। एसके झा सर का साइंस का प्रैक्टिस सेट 27 लेके। ठीक है, अगर अभी तक आपने 26 यानी 26 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये एसके झा सर का रेलवे समान विज्ञान, जो रेलवे ग्रुप डी के लिए ये रामबाण साबित होगा। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है तो दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा। देखिए, हमने इससे पहले भी क्वेश्चन किया था कि चाहे आप ऊपर से लकड़ी का गेंद गिराएं चाहे लोहे का गेंद गिराएं, वो किसी भी समय आप जब छोड़िएगा तो वो नीचे एक साथ पहुंचेंगे, बिल्कुल एक साथ, यानी समान चाल से आएंगी। ठीक है, तो कितना समय लगेगा? बिल्कुल समान समय लगेगा। जिसको लोहे के गिरने में जितना टाइम लगेगा उतना ही लकड़ी को गिरने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल समान सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जब छोड़ेंगे तो पृथ्वी जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ग्रेविटेशन वो खींचता है, तो वो दोनों को एक साथ खींचेगा, इसलिए टाइम क्या लगेगा? समान लगेगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक टावर से शून्य की गति से फेंका गया पत्थर जमीन पर 4 सेकंड में गिरेगा, तब टावर की ऊंचाई क्या होगी? यहाँ पे हमारे पास क्या है? अगर इनिशियल वेलोसिटी देखें तो क्या है? 0 है। टाइम हमारे पास कितना है? 4 सेकेंड है। और जी देखें तो जी हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, टावर की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है तो एस बराबर क्या लेंगे? यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यू टी का मान क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि यू 0 तो टी भी 0। तो एस क्या हो जाएगा? हाफ जी कितना है? 10, टी आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16। 2 से 16 को काट देंगे 8 बार में, तो 10 8 है 80 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? ये कई बार हमने पढ़ा है कि न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या कहता है? जब भी अगर आप आगे की तरफ बल लगाइएगा तो उसके पीछे एक प्रतिक्रिया, देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होगा। ठीक है, तो ये न्यूटन का कौन नियम है? तो न्यूटन का तीसरा गति नियम। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूटन का तृतीय गति के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। जब आकार में बदलाव होता है तो उसके द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा को हम क्या लिखते हैं? mgh, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है उसे हम mgh करके लिखते हैं। ठीक है, और किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, स्थिति के कारण करने की जो कार्य क्षमता होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है तो क्या होगा? ठीक है, जब ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगी, देखिए यहाँ पे एक केस होता है कि अगर लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जाता है ना, जब लिफ्ट ए त्वरण से जब ऊपर जाता है तो W क्या हो जाता है? एम इंटू जी प्लस ए, यानी कि mg प्लस एम में क्या हो जाता है? तो इस स्थिति में क्या होता है? लिफ्ट में सवार जो व्यक्ति होता है ना, उसका भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो पैमाना क्या हो जाएगा? पैमाना वजन का अधिक दिखाई देगा। क्या देगा? अधिक दिखाई देगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कि निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। क्या कह रहा है कि नहीं है, नहीं की बात की गई। ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने के से रोकना ये गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। नहीं, ये तो सही है, लेकिन यहाँ गलत है। यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक होता है, तारों को आपस में जोड़े रखता है, चांद को उसकी कक्षा में स्थित होता है। यानी कि यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक नहीं होता है। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो नहीं है, तो यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो यही गलत है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तब उस पर ऊर्ध्वाधर दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है? तो ये क्या नियम द्वारा स्पष्ट होता है? तो हमने आर्किमिडीज का सिद्धांत कई बार पढ़ा है। ठीक है, यह नियम किससे ये होता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ये नियम होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ मैं पिछले वाला क्वेश्चन बता दूं कि उत्प्लावन बल बराबर क्या होता है? भार में आभासी कमी और हटाए गए द्रव का भार होता है। ठीक है, और जहाज़ों में गति की वृद्धि जो होती है आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि सत्य नहीं है। तो सर्वाधिक संभावित गति बढ़ जाती है। गैस में आणविक गति के वितरण में क्या होता है? सर्वाधिक जो है संभावित गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये तो सही है, सही नहीं है, हमको देना है। सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ जाता है, वितरण व्यापक हो जाता है। यानी कि ये तो नहीं होता है, लेकिन वितरण व्यापक हो जाता है। वितरण वक्र के तहत क्षेत्र उतना ही रहता है जितना निम्न ताप के नीचे होता है। देखिए इसमें क्या होता है, तापमान के बढ़ने से द्रव के पृष्ठ तनाव का मान जो है घट जाता है। ठीक है, तो सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यही गलत है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रशीतक का अपेक्षित गुणधर्म क्या होता है? तो प्रशीतक का अपेक्षित गुणधर्म जो होता है वो निम्न क्वथनांक होता है, उच्च क्रांतिक तापमान होता है, वाष्पीकरण के उच्च गुप्त ऊष्मा होता है। तो प्रशीतक में ये सारे चीज होते हैं। ठीक है, निम्न क्वथनांक भी होता है, उच्च क्रांतिक तापमान भी होता है और वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा भी होती है। तो इनमें से सभी यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ताप के अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है। क्या होता है? ताप के अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी क्वथनांक से पहले वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। देखिए वाष्पीकरण प्रक्रिया क्या होता है? गर्म करने पर द्रव तीव्रता से गैस में परिवर्तित हो जाता है, वही क्या होता है? वही वाष्पीकरण हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? यानी कि कौन सा जो कथन है वो सही है या गलत है? तो समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड होती है, ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है जल आसुत में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो देखिए समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकेंड होती है, ये तो सत्य है। जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकेंड होती है, ये भी सत्य है। यानी कि क्या हो गया? ए और बी दोनों क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर CO2 की बात की जाए तो CO2 में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 267 मीटर पर सेकेंड। और वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है?
331 या 32 मीटर पर सेकेंड, 331 मीटर पर सेकेंड या 332 मीटर पर सेकेंड भी कहीं कहीं होता है। अगर पारा में ध्वनि की चाल देखा जाए तो वहाँ पे होता है 1450 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रदरफोर्ड के अल्फा कोनों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई थी? तो रदरफोर्ड के अल्फा कोन के प्रकीर्णन के कारण किसका खोज हुआ था? तो परमाणु में नाभिक का खोज हुआ था अल्फा कोन के द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्फा कोन जो होता है 90 डिग्री से अधिक कोण पर क्या हो जाता है? विक्षेपित होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे रहते हैं। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड का अल्फा कोण किसके द्वारा हुआ है? परमाणु के नाभिक में खोज के दौरान हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो ये कुछ भी नहीं होते हैं। क्या होगा? कुछ भी नहीं होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1.008 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? यानी कि अम्ल का गुण नहीं है, नहीं है कह रहा है। तो अम्ल स्वाद का खट्टा होता है, ये तो गुण है। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, अम्ल का स्वाद कड़वा नहीं होता है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, बिल्कुल बनाता है। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल में परिवर्तित कर देता है, बिल्कुल सही है। अम्ल स्वाद का कड़वा नहीं होता है, खट्टा होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा? तो नीले लिटमस को कौन सा लाल कर देगा? तो सिरका नीले लिटमस को क्या कर देगा? लाल कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद हैं। न्यूट्रॉन को छोड़ के सभी परमाणुओं में क्या मौजूद होते हैं? तो हाइड्रोजन। न्यूट्रॉन को छोड़ के सभी परमाणु में क्या मौजूद होते हैं? तो हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन का जो नाभिक होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। और ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? रंगहीन भी नहीं है और गंधहीन भी नहीं है। तो देखिए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। तो क्लोरीन जो है ना तो गंधहीन है और ना रंगहीन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन जो है ये बहुत विषैली गैस होता है। क्लोरीन बहुत विषैली गैस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किससे पुलों, लोहे के जंगले, धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचता है? यानी किससे नुकसान पहुंचता है? जंग से, अपचयन, पुराना होना, अम्लता से, यानी कि जंग से। यानी किसी भी पुल, लोहे, जंगल, धातुओं से बनी सामान में क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। लोहे के सामान अगर पानी में भींजेगा तो उसमें जंग लगेगा, जंग लग के क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो नुकसान किससे पहुंचेगा? जंग से। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए धातुओं को अगर लोहे से बचाना होता है, मतलब सतह को जो एक जिंक का हम लेप कर देते हैं तो वो थोड़ा सा जंग से उसको बचाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? तो किस में उपस्थित है? तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में उपस्थित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ना तो एल्कोहल में उपस्थित होगा, ना कीटोन में, ना एल्डिहाइड में, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? लाइसोसोम या सेंट्रोसोम की, या अंतःपर्दवी जालिका और राइबोसोम की?
तो देखिए प्रोटीन संश्लेषण के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये रहा अगला क्वेश्चन है कि एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन क्या कहलाता है। तो जो फेरोमोन होता है एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालता है। ठीक है, एक ही जाति के बर्ताव पर क्या करता है, जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालता है। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए फेरोमोन मादा कीटों से मिलती जुलती एक गंध होती है जो नर कीटों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। और फेरोमोन की बात की जाए तो एक छोटी सी कैप्सूल में भरकर कीट पकड़ने का यंत्र तैयार किया जाता है। ठीक है, इसका जो आकार होता है, कैप्सूल आकार की संरचना को ल्योर कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्योर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन डैश प्रति मिनट होती है। तो मानव हृदय की जो समान औसत गति होती है पर मिनट में कितना होती है, 100 से 60 से 100 मिनट के बीच होती है प्रति मिनट के। ठीक है, अगर देखी जाए तो 72 मिनट होता है प्रति मिनट, कितना होता है 72 बार धड़कता है। ठीक है, सामान्य धड़कन औसतन कितना होता है 72 बार, यानी कि 60 से लेकर 100 के बीच में होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम नवजात शिशु में हृदय की धड़कन कितनी बार होती है, 110 बार धड़कता है प्रति मिनट। जो बच्चा नवजात होता है उसमें 110 प्रति मिनट होता है, लेकिन मानो जो यंग आदमी है उसका 72 प्रति मिनट 72 बार प्रति मिनट औसतन धड़कता है धड़कन। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उस विकल्प को चुने जो अन्य तीनों से अलग है। उस विकल्प को हमको चुनना है जो अन्य सभी से, निस्सलन कनिकाएं, समीपस्थ सम्मिलित नलिका, दूरस्थ समीपा नलिका या बोमन्स कैप्सूल। तो देखिए ये जो निश्चल कनिकाएं जो हैं ये क्या होती हैं, ये छोड़कर बाकी सब किडनी, ये सारी चीज़ जो है ये किडनी में पाई जाती है। क्या हो जाता है, किडनी में पाया जाता है, लेकिन निश्चल कनिकाएं जो है ये नहीं पाया जाता है। तो तीनों से अलग कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए ही हमारा अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और ये सारी किडनी से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहन होता है। ये कई बार हमने जाना है कि मानव में एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं, एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र होते हैं किसमें, मानव में नर युग्मक निम्न में से कौन सा गुणसूत्र का वाहक होता है। ठीक है, केवल एक्स गुणसूत्र, केवल वाई गुणसूत्र, एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र नर, या तो एक्स या वाई गुणसूत्र। तो देखिए क्या नाम है, मानव नर युग में क्या होता है, एक्स वाई गुणसूत्र होता है। मेल में क्या होता है, मेल जो होता है उसमें एक्स वाई होता है, और फीमेल में क्या होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है। ठीक है, या कह सकते हैं 22x, नर युग में 22x और 22 वाई गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो नर युग में अगर हम बात करें या तो एक्स या वाई गुणसूत्र होगा, नर और मादा। तो नर में एक्स वाई दोनों गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं, नर जो होता है यानी कि मेल, नर मतलब मेल। ठीक है, तो मेल में एक्स वाई दोनों गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। फीमेल में सिर्फ एक्स एक्स होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है, यानी कि जिम्नोस्पर्म कौन सा है, काई, चीड़, आम, फर्ण। तो जिम्नोस्पर्म की बात की जाए तो ये आपका चीड़ है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोस क्या होता है, मोस ब्रायोफाइटा पादप समूह का एक पौधा होता है। आम तो आप जानबे करते हैं ये क्या होता है, आवृत बीजी पादप समूह का पौधा होता है। और फर्न की बात की जाए
तो ये टेरिडोफाइटा पादप समूह का ये होता है। लेकिन चीड़ जो है अनावृत वृजी या जिम्नोस्पर्म पादप समूह का पौधा होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।